All right. And we have my video. Right. See, bete. First of all, I am going to discuss with you that in IELTS list of headings, we are given a set of headings for the number of sections that we have. Okay. फॉर इंस्टेंस अगर हम इसमें नोट करें, हमारे जो टेक्स्ट के पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ एंड जी. वी हैव 1 2 3 4 5 6 and 7 paragraphs, but the number of headings are 10. एग्जामिनेशन में ये नंबर ऑफ हेडिंग्स बेटे, they can even be 12, they can even be 15. जिस दिन आपके ये हेडिंग का नंबर पैराग्राफ से डबल हो रहा है या ज्यादा जा रहा है, 2 या 3 हेडिंग ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एज सून एज यू स्टार्ट हैविंग द हेडिंग्स इन डबल, पैराग्राफ से डबल जब हेडिंग्स आने लग जाती है, मींस योर टाइम कंजम्पशन इज गोइंग टू बी हाई. ठीक है. और आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी हेडिंग ज्यादा आ गई है तो आपको बेटे पेपर क्विकली भी करना पड़ेगा और ज्यादा समझदारी से. लिस्ट ऑफ हेडिंग एक ऐसा पोर्शन है विच कैन नॉट बी डन बाय स्किमिंग अलोन. आपको उसको समझना जरूरी है. ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इज, आप लिस्ट ऑफ हेडिंग से रीड नहीं करोगे पहले. कई बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग्स को पहले रीड करते हैं और फिर पैराग्राफ रीड करना शुरू करते हैं. और कई बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ को पहले रीड करते हैं और फिर हेडिंग्स को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट थिंग इज, आप हमेशा पैराग्राफ को पहले रीड करो और फिर अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग आप ढूंढो. वाई? जब आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड करोगे, आप इसमें से हेडिंग ढूंढ रहे हो. I will not show you the paragraphs now because I want to have a discussion about the same very soon. Just a minute. And see this bit. These list of headings, अगर आप पैराग्राफ नंबर ए के लिए जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपने 1 2 3 4 5 सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे आपने नजर रखी. यू ट्राई टू चेक ईच एंड एवरी हेडिंग. ठीक है. जब आप एक पैराग्राफ के लिए सारी रीडिंग्स एक बार ले रहे हो, इसमें से हेडिंग्स को सारा एक बार रीड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली जो टाइम आप पहले हेडिंग्स को पढ़ने में लगा रहे थे वो आपका बच गया. ठीक है. तो लिस्ट ऑफ हेडिंग हमेशा पैराग्राफ वाइज पैरा को पढ़ के ही आपने लगानी है. ठीक है. सेकेंड थिंग, जब आप पैराग्राफ नंबर बी को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब आप ऑलरेडी 1 to 10 हेडिंग एक बार पढ़ चुके होंगे. वो एक बार 1 to 10 जो आपने रीड किया वो आपके माइंड में 50% बैठ चुकी है. ठीक है. अब जब आप उसकी सेकेंड टाइम रीडिंग लोगे, तब आपको पैराग्राफ सी, डी और ई, एफ, जी के टाइम पे आपको मोस्ट ऑफ द हेडिंग्स याद होंगी. अगर याद नहीं होंगी तो आपको पता लग जाएगा, पहली हेडिंग के अंदर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है कुछ, दूसरी के अंदर रिफ्लेक्शन अवॉइड की, दूसरी के अंदर विदाउट अ ब्रेक वर्क करना चाहिए कितने टाइम, फिर व्हाट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की जा रही हैं. द नेक्स्ट वन इज बेस्ट टाइम फाइलिंग करने के लिए, फाइलिंग की एक्टिविटीज करने के लिए. कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या, धीरे धीरे आपके माइंड में ना मेन मेन वर्ड्स बैठने स्टार्ट हो जाते हैं. सो एक बारी पैराग्राफ ए और पैराग्राफ बी तक आपको टाइम लगता है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको सारी पढ़नी पड़ती है. जब तक आप पैरा सी तक पहुंचते हो, सी, डी, ई, एफ, जी, तब तक आपके माइंड में हेडिंग्स ऑलरेडी ऑलरेडी बैठ जाती हैं. यू ऑलरेडी हैव सम वर्ड्स ऑफ द हेडिंग्स ऑन योर माइंड विच मेक्स इट इजी कि आपको दोबारा दोबारा हेडिंग ना पढ़नी पड़े. ठीक है. व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्मॉल लिटिल स्टेप विल हेल्प यू क्रिएट अ माइंडसेट की रितिका मैम या कोई भी टीचर अगर इसी तरीके से लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर रहे हैं
तो आप जब उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ है सच्ची, एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें नीड नहीं पड़ती टू रीड द नेक्स्ट ऑफ द हेडिंग्स। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं बेटे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। व्हाट यू नीड टू टेक केयर, हाउ वी नीड टू मैच द हेडिंग्स। We need to match the headings. Before that I want to read a paragraph which is very important to be known. हम क्या गलती करते हैं आप पहले उसको समझोगे, पहले उसको समझोगे ताकि आप ये ध्यान रखो कि ये गलती हमने एटलीस्ट करनी नहीं है। When doing matching headings questions, inexperienced IELTS takers, जो inexperienced, अब आप डिसाइड कर लो कि आप experienced हो या inexperienced हो। जो inexperienced IELTS takers होते हैं, they read every paragraph slowly and go back to look at headings. वो पूरा का पूरा पैराग्राफ धीरे धीरे पढ़ेंगे। धीरे धीरे कैसे? फॉर इंस्टेंस लेट अस टेक द फर्स्ट वन। आई विल इंक्रीज इट फॉर यू, आई जूम द साइज। ओके, सी नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अब मैं इस फर्स्ट पैरा को जब रीड कर रही हूँ, आई एम सेइंग sensible work practices are an important factor in the prevention of muscular fatigue, discomfort or pain in the arms, neck, hands or back, or eye strain, which can be associated with constant or regular work at keyboard and visual unit VDU. अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा। लिस्ट ऑफ हेडिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि मैम पैराग्राफ है पूरा अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग थिंग दैट यू डू। आपने हमेशा इसकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जरूर पढ़नी है। You are always supposed to read the first and the last line of the paragraph because this is somehow going to give you a clear idea what the paragraph is all about. अभी हमने छोटे पैराग्राफ्स लिए हैं, आगे जब हम लेंथी पैराग्राफ्स पे जाएंगे we are going to utilize this technique. Sensible work practices are an important factor. इससे हमें पता लग रहा है किसके बारे में बात कर रहा है। Sensible work practices important factor है किस चीज में? In the prevention of, किसी चीज की प्रिवेंशन में। ठीक है, अभी मस्कुलर फटीग एक तरह का डिजीज है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज, इसकी लास्ट लाइन अगर हम देखते हैं, विद कांस्टेंट और रेगुलर वर्क एट अ कीबोर्ड, ये सारी यानी प्रॉब्लम्स किससे होती हैं? कांस्टेंट और रेगुलर वर्क करने से कीबोर्ड पे या विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे, एक तरीके से मतलब कंप्यूटर्स पे। तो अब हम इसकी जब हेडिंग ट्राई आउट करेंगे, हाउ डू द रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं की हुई। ठीक है, या हुई है। सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है इन द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की बात हुई है तो अवॉइडिंग की बात हुई है। हाउ कैन रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स कैसे, अगर हम प्रॉब्लम्स को आगे रखेंगे। ठीक है, हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स, रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स को कैसे हम, रिफ्लेक्शन यानी मैं स्क्रीन को देख रही हूँ, स्क्रीन से मेरे को जो लाइट्स आ रही हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक, दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक। तो ये रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? अब इसमें हमें प्रिवेंशन वर्ड दिया हुआ है और इसमें हमें अवॉइडेड वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट हेडिंग में, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बट वी नीड टू सी द मीनिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे प्रिवेंशन का सिनोनिम दिया हुआ है अवॉइडेड, अवॉइडेड का सिनोनिम दिया हुआ है प्रिवेंशन, हो सकता है ये आंसर हो। प्रॉब्लम्स, मस्कुलर फटीग एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स, आप ये देखो कौन सी प्रॉब्लम, रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट अ ब्रेक, इसकी कोई बात नहीं है। व्हाट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो आप तो क्या कर सकते हो, वहां सिर्फ ये बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किसकी वजह से आती हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करें तो क्या कर सकते हो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग चोर्स, फाइलिंग एक्टिविटीज की कोई बात नहीं की हुई। व्हाट मेक्स अ गुड सीट, अ गुड सीट, अच्छी सीट क्या होती है, इसकी कोई बात नहीं की हुई। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैन बी, yes, okay, we can keep this as an option. What is the best kind of lighting to have, not discussed. What are the roles of management and workers, not discussed. What does a VDU create, why does a VDU create eye fatigue,
अब वो बोल रहा है कि आई स्ट्रेन which can be associated with constant और regular work। आई स्ट्रेन क्यों हो सकता है? रेगुलर वर्क किस पे? कीबोर्ड पे या वीडियो पे? why does a video create eye fatigue? ये ऑप्शन भी हो सकता है। एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारे को क्यों हमारी आंखों को थका देती है? तो यहाँ पे इसने आंसर दिया हुआ आई स्ट्रेन, जो कि एसोसिएटेड हो सकता है विद कांस्टेंट वर्क एट कीबोर्ड। तो व्हाई डज, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट वर्क, ठीक है, एट विजुअल डिस्प्ले, देयरफॉर इट कॉजेज आई फटीग। इसका रीजन दिया हुआ है वन ऑफ द ऑप्शंस। वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट्स, इसकी कोई बात नहीं की। अब हमारे पास दो ऑप्शंस आए हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक तो है मस्कुलर फटीग, डिस्कम्फर्ट और पेन इन आर्म्स, नेक्स एंड नेक, हैंड्स और बैक। सेकेंड है आई स्ट्रेन। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स है दोनों। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स? अब हमें दो ऑप्शन निकल रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना फाइनल आंसर ढूंढने नहीं लग जाएंगे यार, दोनों ऑप्शन लग रहे हैं मेरे को तो दोनों की बात की हुई है। जस्ट मार्क बोथ द ऑप्शंस ओवर हियर। आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे यू विल राइट, just a minute, you will write the answer is number 6 and जी 6th and 9। 9th। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिखने हैं। बेटे इस टेक्निक को जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली रूटीन बेसिस में, यू विल रियलाइज दैट ये जो आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया। आपको दो ऑप्शन मिल गए, आपको दो ऑप्शन मिल गए। वेट, डोंट वेस्ट योर टाइम कि अब मैं इसको पहले यहाँ फाइनल करूंगा और फिर ही अगले मैं पैराग्राफ पे जाऊंगा। डोंट डू दैट। अल्टीमेटली when you are going to read paragraph number B और paragraph number C और D और E, जब तक आप एंड तक पहुंचोगे आपको इसमें से अपने आप एलिमिनेशन हो जाएगी, इन दोनों में से एक ही रह जाएगा। बिकॉज आपको मान लो 9th ऑप्शन है किसी और के लिए ज्यादा सुटेबल लग रहा होगा, किसी और पैराग्राफ के लिए, या 6th ऑप्शन आपको किसी और पैराग्राफ के लिए ज्यादा सुटेबल लग रहा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। So what I would suggest you is, if we talk about other things what we need to take care of, so we are not supposed to read the paragraph। जो inexperienced IELTS test takers होते हैं will read every paragraph slowly and then go back to look at the headings and then attempt to match headings to paragraphs। This is totally inefficient and unnecessary। Let me tell you why। आपको हमेशा फर्स्ट सेकंड सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस मैक्सिमम रीड करना है। ये तो छोटा सा पैराग्राफ, छोटा मैंने इसलिए रखा है बेटा इस पैरा को, ताकि हम आपको जल्दी अब समझा सके। आई विल गिव यू एन एक्टिविटी, हम इसको यही एक लॉन्ग पैराग्राफ भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है? सो of each IELTS reading paragraph usually give a summary of what the rest of the paragraph will discuss। जो फर्स्ट सेकंड लाइन है और जो लास्ट लाइन है, इससे आपको जनरली क्या मिल जाएगा? फर्स्ट लाइन के अंदर बेटे मेन आइडिया होता है, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन के अंदर मेन आइडिया या सपोर्टिंग स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है, एंड द लास्ट लाइन इज ऑलवेज अ जनरल कंक्लूजन ऑफ योर मेन आइडिया। ऑलराइट, हम इसमें भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, एंड देन द एग्जाम्पल एंड देन द कंक्लूजन। एक पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया भी हो सकता है, एक पैराग्राफ के अंदर 3 मेन आइडियाज भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्लियर? सो आपको लेकिन एक जनरल मेन आइडिया आपको पहली लाइन में ही मिल जाएगा और उसी की कंक्लूजन आपको लास्ट लाइन में मिलेगी बेटे। रिया इज अ गुड गर्ल, और लास्ट में मैं यही कह रही हूँ, रिया एंश्योर्ड अ गुड कोड ऑफ कंडक्ट एंड दस प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी अ गुड सिटीजन। तो मैंने क्या किया, मेन आइडिया के साथ ही अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सेम मैच की है। तो मेन आइडिया और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारी रीडिंग के अंदर भी बेटे ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट टू पैरा नाउ। सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर हम काम कर रहे हैं और हम बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, लाइक अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वाटर बॉटल साथ लेके आई हूँ, ठीक है?
I have my glass. I got some almonds with me. Why? This is sensible work practice. I have planned my schedule because I knew that once I sit on this chair, I will not be able to move for at least 2 hours. I will not be able to go downstairs and fetch a bottle of water for myself. Perhaps I may not even remember that. हो सकता है कि मुझे याद ही ना रहे बीच में. सेकेंड थिंग, अब मुझे पता है कि मुझे इस चेयर पे बैठने से लंबे समय में मेरी बैक पेन हो सकती है. ठीक है, आई वुड प्रेफर टू कीप अ कुशन सो दैट आई सिट स्ट्रेट. क्लियर? अब सेंसिबल का मतलब सोच समझ के वर्क प्रैक्टिस करनी जरूरी है. आप काम जब कर रहे हो तो सोच समझ के प्लानिंग से चलो. उसको इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ये बहुत जरूरी है. किस चीज में? प्रिवेंट करने में मस्कुलर फटीग. ठीक है, अब मेन क्या है, उसने एक तो सेंसिबल वर्क प्रैक्टिस को हाईलाइट किया और सेकंड इसने यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो दी है वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट के साथ दी है. हमारा मेन पॉइंट तो फटीक तक है ना, तो हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है कि सेंसिबल वर्क प्रैक्टिस ही खाली बात हो रही है. यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग भी हमारा मेन पॉइंट है. इस एक मेन पॉइंट के अंदर दो मेन पॉइंट्स हैं बेटे, दो मतलब सब पार्ट्स हैं. सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट होते हैं एक, और दूसरा किस चीज में वो मदद करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग. तो मस्कुलर फटीग का मेन, प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? वो कहीं ना कहीं उसको लिंक कर रहा है आई स्ट्रेन जो कॉज होता है किसकी वजह से. इसमें सारी प्रॉब्लम ज्यादा डिस्कस कर रहा है वो. ठीक है, मीन्स अब उसने क्या किया, मेन आइडिया को क्लोज नहीं किया. उसने एग्जाम्पल कैसे दिया? प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग, मस्कुलर फटीग के एग्जांपल दे दिए कि कौन कौन से मस्कुलर फटीग है. डिस्कम्फर्ट और पेन इन द आर्म्स, नेक्स्ट हैंड्स और बैक. या एक और डिजीज का आइडिया दे दिया, और आई स्ट्रेन. ठीक है, अब ये किससे हो सकता है? रेगुलर वर्क. अब ये मेन पॉइंट से ऊपर लिंक कर रहा है. अगर आप देखो, सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस और रेगुलर वर्क, कीबोर्ड के ऊपर आप जब रेगुलर काम कर रहे हो तो ये चीज किससे रिलेट कर रही है? सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस से कर रही है. या तो इनसेंसिबल जा रही है आपकी वर्किंग, या सेंसिबल करनी पड़ेगी आपको वर्किंग. बात तो यही कहना चाह रहा है ना वो. So somewhere down the lane, you need to see the main point and the concluding statement will always have common idea. उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन कॉमन रहेगा. तो आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ने से, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट लाइन पढ़ने से आपको रफली आइडिया मिल जाता है that the topic is going to be about what. Then this is totally okay. The first and the last sentence, the first, second, and the last sentence of each IELTS reading paragraph usually give a summary of what the rest of the paragraph. इसने एक चीज और बोली है, usually means अक्सर. हो सकता है एक आधी बार दो बार ऐसा ना भी हो. Or what the rest of the paragraph will discuss and often contain keywords that one of the heading has. और एक आधा कीवर्ड, मेन वर्ड जरूर होगा जो मेन हेडिंग में है. अगर हम देखें इसके अंदर मेन हेडिंग, जो हमारी हेडिंग्स हैं, इसमें एक आधा कीवर्ड उसके साथ मैच कर रहा है. एक तो प्रॉब्लम्स का, हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये. ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम से मिलता जुलता वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? सिनोनिम होगा. मस्कुलर फटीग, डिस्कम्फर्ट और पेन इन द आर्म्स, ये सब क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना. तो उसके सिनोनिमल वर्ड्स दिए हुए हैं, टाइप्स दी हुई हैं. So somewhere what it is, it is a, it has at least one keyword in the headings. तो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स यही होती हैं बेटे, हेडेक, बैकएक, आईज प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आपका जरूर मिलेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का, पैरा में, पैरा का लिस्ट ऑफ हेडिंग में. द नाइन्थ ऑप्शन, इफ यू हैव व्हाट डज अ वीडियो क्रिएट. अगर आप देखो वीडियो जो इसके अंदर है, अगेन इट इज क्रिएटिंग अ वीडियो की बात उसमें की हुई है. और आई फटीग, आई को स्ट्रेस कैसे करता है उसकी बात भी कर रखी है. वी हैव बोथ द ऑप्शंस.
ठीक है, now we will see what other things are there. This means by just looking at the first, the second, and the last sentences of the paragraph, you will have a rough idea of what the paragraph is about. And sometimes you can find associated heading right away. आपको जब वो कीवर्ड मिल जाएगा, आपको जब आइडिया मिल जाएगा कि पैरा किस तरीके की किस चीज की बात कर रहा है, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़े बिना ही फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट लाइन से जब आपको आइडिया मिल गया है, आपको कई बार हेडिंग स्ट्रेट अवे मिल जाएगी। कई बार नहीं होगा, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उस तरह के क्वेश्चंस को आप जब सारे पैराग्राफ सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग आपके सामने जनरेट होती जाएगी। Also, don't be misled by headings that include any specific details rather than a general idea. कभी भी ना आप उन हेडिंग से मत मिसलेड हो जो आपको एक स्पेसिफिक डिटेल दे रहे हैं जनरल आइडिया के बारे में। जैसे कि अगर कोई हेडिंग आपको पैराग्राफ के अंदर सिर्फ इसमें दो तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात की हुई है, जैसे एक तो है मस्कुलर वाली फटीग की और दूसरी है आई स्ट्रेन की, दो तरह की बात की हुई है ना। तो और अब इसमें आई स्ट्रेन अगर आप एक प्रॉब्लम को ही अगर मान लो हेडिंग मान रहे हो, अगर उसमें यहाँ पे व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ना देके, सी दिस बेटे, अगर वो यहाँ पे व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ना देके यहाँ पे देता वो देयर आर आईज इश्यूज, अगर आप देखो कि जनरल आइडिया क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स किस तरह की, उसने दो तरह की कोट की हुई है। लेकिन अगर वो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की बात करता, या करता प्रिवेंशन ऑफ फटीग की, प्रिवेंशन ऑफ सॉरी व्हाट वाज द नेक्स्ट वर्ड, मस्कुलर फटीग, प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग की बात करता, तो भी ये ऑप्शन हम ना पिक करते हेडिंग को। और अगर वो खाली आई स्ट्रेन की बात करता हम तो भी ना पिक करते। जैसे बेटा इसमें उसने बोला व्हाई डज अ वीडियो क्रिएट फटीग, वीडीयू क्यों फटीग क्रिएट करता है, फटीग मींस आई फटीग, आंखों को थकाता है। ये स्पेसिफिक एक चीज की बात हो रही है। पूरे पैराग्राफ में कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात हुई है, उसके बाद उसने डिस्कस किया सारा। अब वीडीयू क्यों आंखों को थकाता है, ये मेन आइडिया नहीं है बेटे, जनरल आइडिया नहीं है, दिस इज अ स्पेसिफिक आइडिया, दिस इज अ स्पेसिफिक आइडिया। हमें जनरल आइडिया को पिक करना है कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग एंड डिस्कम्फर्ट और आई स्ट्रेन। अब मैम मेन बात आती है कि अगर हम इसका जनरल आइडिया देखें, ये तो एक प्रॉब्लम है, ये दूसरी प्रॉब्लम है, नीचे वो बता रहा है कि किससे ये प्रॉब्लम होती है। अब लेकिन ऊपर मेन आइडिया क्या कहता है, सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग। सेंस हमारी जो वर्क प्रैक्टिस है वो हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कि हमें इन सब प्रॉब्लम से बचाती है। अब हम जनरल आइडिया तो ये बनता है ना कि सेंसिबल वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, वी विल गेट बैक टू द आंसर्स लेटर ऑन, अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वी विल गेट बैक टू द आंसर्स ऑफ दिस। Okay, so in this he says that remember there will be more headings than paragraphs. ये आपको पता ही है, I need not tell you about this. The paragraphs are generally less and the headings are more, and these detailed headings are more likely included in order to confuse the test takers. आपको हेडिंग एक दूसरे से मिलती जुलती कई बार इसीलिए दी जाती है ताकि आपको वो कंफ्यूज करें, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। नाउ I'll be rescheduling the meeting as the meeting is about to get over. From tomorrow onwards, we'll have a direct meeting. I'll be upgrading this Zoom. Okay, sir will be upgrading this Zoom. We'll be taking an upgraded account for it today, paid account for it. And in the next video, we'll continue this. So I'll end up this meeting and have a new one. Okay, please wait.